हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। बच्चों, डाइपोल मोमेंट आप सभी के एग्जाम क्लोज आ रहे होंगे, तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री। केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर हम बात करें आईआईटी या फिर नीट एग्जाम्स की, तो वहां पर भी काफी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं फंडामेंटली कि डाइपोल मोमेंट है क्या और क्या है इसका यूज हमारी केमिस्ट्री में। तो देखो बच्चों, जब आप पढ़ते हो किसी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में आपने देखा होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड दो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो एटम के बीच में होते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जहां पर शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक एटम से काफी ज्यादा क्लोज होते हैं, वहीं पर दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में हो तो ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड को कहा जाता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे हम? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो इक्वल होती है, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड होते हैं। वहीं पर जब आप बात करते हो किन्हीं दो एटम की जिनमें इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग ना हो, ऐसे बॉन्ड कहलाते हैं आपके पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरह के होते हैं बच्चों? दो तरह के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि बॉन्ड की जो पोलैरिटी है उसको मेजर कैसे किया जाए। ठीक है, तो जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इनकी होती है एक तरह की बॉन्ड मोमेंट। क्या शो करते हैं? एक तरह की बॉन्ड मोमेंट। ठीक है, अब बॉन्ड मोमेंट के ही वेक्टर सम को, बॉन्ड मोमेंट के वेक्टर सम को कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो वेक्टर सम ऑफ बॉन्ड मोमेंट्स इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो बॉन्ड मोमेंट के वेक्टर सम को हम किस नाम से बुलाते हैं? डाइपोल मोमेंट के नाम से बुलाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद उसकी बॉन्ड मोमेंट निकाली जाती है, बॉन्ड मोमेंट से कैलकुलेट की जाती है उसकी डाइपोल मोमेंट। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हम समझेंगे बॉन्ड मोमेंट के बारे में, और बॉन्ड मोमेंट को समझने के बाद हम आएंगे बात करेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, अगर हम बॉन्ड मोमेंट को निकाल लेते हैं उसके बाद हम डाइपोल मोमेंट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली चीज है हमारे लिए बॉन्ड मोमेंट। बच्चों, बॉन्ड मोमेंट जो होती है ये एक पर्टिकुलर बॉन्ड से एसोसिएटेड होती है, एक तरह के बॉन्ड को पोलैरिटी को एक्सप्रेस करती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लेते हैं हम कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला ए बी है, ठीक है, और उसके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बी के ज्यादा क्लोज हैं, ए के कम है। इस केस में जो बी पर चार्ज होगा वो पार्शियल नेगेटिव होगा, जिसको डेल्टा नेगेटिव लिखा जाता है, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव होगा, डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? अगर इसके बॉन्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कितनी है? इट इज डी। ठीक है, इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी, और इन पर जो चार्जेस हैं वो डेल्टा नेगेटिव है और डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, तो बॉन्ड मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको निकालते हैं वो है तो बॉन्ड मोमेंट क्या हो जाएगी आपकी? डिस्टेंस बिटवीन द एटम d इंटू डेल्टा, डिस्टेंस और चार्ज का मल्टीप्लीकेशन। d क्या है? ये है, उनके बीच कितनी डिस्टेंस है, और ये जो पार्शियल चार्ज है डेल्टा को क्या बोला जाता है? इट इज पार्शियल चार्ज। ठीक है, तो यहां पर आपको साइन नहीं रखना होता उसका, केवल आपको वहां पर चार्ज रखना होता है। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड बॉन्ड मोमेंट। इसके लिए एक लिटरल सिंबल हम यूज करते हैं, इसको हम म्यू से डिनोट कर सकते हैं।
ठीक है, या μ1 μ2 इस टाइप से हम डिनोट कर सकते हैं, दैट इज d इनटू डेल्टा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स एंड पार्शियल चार्जेस ऑन द एटम। तो पार्शियल चार्ज क्या है बेटा, ये पोलैरिटी को एक तरीके से एक्सप्रेस करता है, जितना ज्यादा पार्शियल चार्ज होगा बॉन्ड उतना ही ज्यादा पोलर होगा। क्लियर है, तो बॉन्ड मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, इट इज डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा या फिर पार्शियल चार्जेस। ठीक है, अब इस तरह से जितने भी बॉन्ड एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेंगे उन सबकी हम बॉन्ड मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें दिया जाता है अमोनिया NH3, तो अगर आप NH3 को बनाओगे या उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा, इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट। इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपको अमोनिया दिया गया है, तो अमोनिया में कितने बॉन्ड होते हैं, 3, जो कि वो हाइड्रोजन से बनाता है, और एक लोन पेयर होता है। ठीक है, इट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये हाइड्रोजन है 1 2 और 3। क्लियर है यहां तक? तो ऐसे केस में क्या होगा कि यहां पर ये जो बॉन्ड्स आपके हैं ये पोलर है कि नहीं है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0, हाइड्रोजन की 2.2, इसकी भी 2.2 और इसकी भी 2.2। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगभग नाइट्रोजन के पास होगी। क्लियर है यहां तक? तो ऐसे केस में ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन से ज्यादा क्लोज होंगे और हाइड्रोजन से ज्यादा दूर होंगे, तो इस केस में नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव लगा देते हैं, इस पर पार्शियल हम पॉजिटिव लगा देते हैं। क्लियर है यहां तक? अब अगली चीज होती है सिंबल। जो बॉन्ड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल होता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, जिसकी पूंछ जो होती है, जो उसका बैक साइड होता है, उसको क्रॉस कर देते हैं ताकि वो प्लस की तरह लगे। तो आप देख भी रहे होंगे प्लस चार्ज यहाँ पर है, माइनस चार्ज यहाँ पर है। तो यहाँ भी वही होगा कि एरो किधर होगी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, कुछ इधर, ये इसमें इधर होगी इस बॉन्ड की, और इस बॉन्ड की इधर होगी। क्लियर है? तो यहाँ 3 अलग अलग बॉन्ड हैं, और लेट्स एज्यूम कि इसकी बॉन्ड मोमेंट है μ1, इसकी μ2 और इसकी μ3। हम इनको सेम भी कह सकते हैं, अलग अलग भी कह सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सबकी बॉन्ड मोमेंट सेम होगी। अब हमको जब डाइपोल मोमेंट निकालना होगा तो हम इन तीनों वेक्टर का, इन तीनों को क्या मानेंगे हम, यहाँ पर जो बॉन्ड मोमेंट है इन्हें हम तीनों को वेक्टर मान लेते हैं। क्लियर हो रही बात? जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि 3 वेक्टर हैं, तीनों इस तरह से जा रहे हैं और आपको इनको रिजॉल्व करना है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये वेक्टर A है, इट इज वेक्टर B एंड इट इज वेक्टर C। तो आप करते क्या हो कि एक समय पर 2 वेक्टर को रिजॉल्व करते हो। अगर आप इन दोनों को रिजॉल्व करो तो कुछ ऐसे आपको मिलेगी इस दोनों की बॉन्ड मोमेंट का रेजोल्यूशन। ठीक है, इट इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और फिर वेक्टर C को आप क्या करो, उसके साथ सम अप कर दो। ठीक है, तो आपको रिजल्टेंट जो वेक्टर मिलेगा वो ये मिलेगा, इन तीनों का रेजोल्यूशन। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आप क्या करते हो, वेक्टर सम करते हो इन सभी का, और जो भी एक अल्टीमेट डायरेक्शन आती है उधर आप डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को बताते हो। तो यहां पर अगर हम देखें और इनको सॉल्व करें, देन हियर यू विल गेट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में ये तीनों सम अप होंगे। ठीक है, तो ये होगी इनके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम वेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं। मान लो हमें μ1 और μ2 को रिजॉल्व करना है। ठीक है, तो उनको रिजॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, हम मान लेते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगी, दोनों के बीच की म्यू होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, μ1 का होल स्क्वायर प्लस μ2 का होल स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 और cos थीटा। क्या लिखेंगे हम, μ1 μ2 cos थीटा। क्लियर हो रही बात यहां तक? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन 2 वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसको उठाएंगे और μ3 तीसरे के साथ फिर से उसको रिजॉल्व करेंगे, देन हियर यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्लियर है यहां तक? आप बॉन्ड मोमेंट की वैल्यू तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको उसके पार्शियल चार्जेस के बारे में नॉलेज हो, क्वेश्चन में दिया गया हो, और उनके बीच की बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ दी हो।
ये दोनों की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी बॉन्ड मोमेंट। क्लियर है यहां तक? और फिर उसके सम के साथ उसके वेक्टर सम करने से आपको क्या मिल जाएगी? डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? बट यहां पर यूजुअली हम देखते हैं कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं, मतलब वहां पर न्यूमेरिकली उसको सॉल्व ना करके थ्योरेटिकली सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं और कैसे क्या टैक्टिक्स लगानी है जिससे आप 100% इन सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक, आइए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करते हैं तो उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए हमारे पास है 4 पर्टिकुलर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल। एक है हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, दूसरा HCl, तीसरा HBr और चौथा है HI। अब इनमें क्या है, हम इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमेशा ध्यान रखिएगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, इसकी 3.0, इसकी 2.8 और आयोडीन की होती है 2.5। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। क्लियर रखिए, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, फ्लोरीन की 4 है, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग फ्लोरीन की तरफ होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो आप इसको इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला है HCl। ध्यान दीजिए Cl एक बड़ा मॉलिक्यूल है या बड़ा एटम है, तो ऐसे केस में क्या होगा, HCl थोड़ा डिस्टेंस बढ़ेगी। HBr में Br इज बिगर देन Cl, तो और डिस्टेंस थोड़ी सी और आप बढ़ाइए। और आयोडीन इज द बिगेस्ट हियर, तो आप क्या सोचोगे या क्या क्राइटेरिया लगाओगे आप कि आयोडीन विल बी फार्देस्ट। तो आप ध्यान दो कि यहाँ पर पार्शियल चार्जेस भी अलग अलग हैं और डिस्टेंसेस भी अलग अलग हैं, और आपको निकालनी है बॉन्ड मूवमेंट। क्योंकि एक ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड हो, तो इसकी बॉन्ड मूवमेंट और उसकी डाइपोल मूवमेंट सेम होगी। आपको सम करने की जरूरत नहीं, इट इज जस्ट लाइक अ वेक्टर कि एक वेक्टर है तो उसका आंसर वही होगा, रिजॉल्व करना नहीं है। तो यहां पर ऑब्जर्व किया गया है जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो HF की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, फिर HI। अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको हमेशा डाइपोल मूवमेंट में इस बात का ध्यान देना है कि पार्शियल चार्जेस बड़ा रोल प्ले करते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड डिस्टेंस। आपने देखा कि बॉन्ड मूवमेंट का फॉर्मूला क्या था, बॉन्ड मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इनटू पार्शियल चार्जेस। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसका जो रोल है वो बड़ा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस। ठीक है, पार्शियल चार्जेस एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और इसकी है 4.0। आप डिफरेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा इट इज 1.8। ठीक है, यहां पर निकालो 2.2 और यहां पर निकालो 3.0, तो डिफरेंस कम हो गया है, दैट इज जस्ट 0.8। यहां पर निकालिए 2.2 और यहां पर कितना है 2.8, डिफरेंस कितना है 0.6 का। यहां पर 2.2 और यहां पर है 2.5, डिफरेंस है जस्ट 0.3 का। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही रिस्पॉन्सिबल है पार्शियल चार्जेस के लिए, और ऐसी कंडीशन में जो बॉन्ड मूवमेंट है वो आसानी से निकाली जा सकती है पार्शियल चार्ज के बेसिस पर। क्लियर है, बॉन्ड डिस्टेंस भी एक रोल प्ले करता है, बट अल्टीमेटली अगर आप ध्यान देंगे तो जो पार्शियल चार्जेस का डिफरेंस है या पार्शियल चार्जेस है वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं एज कंपेयर टू डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका रोल बहुत ज्यादा है और इसका रोल माइनर है, ये मेजर रोल प्ले करता है। जो आपका यहाँ पर पार्शियल चार्ज है जिसको हम डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो आप देखेंगे कि जो डाइपोल मूवमेंट कहिए या फिर इस केस में बॉन्ड मूवमेंट कहिए, ठीक है, उसका ऑर्डर ये होता है। ठीक, अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जहां पर आपके जो आंसर होते हैं उनको कैसे करना है या क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है देखते हैं। कई बार आपके सामने क्वेश्चन होता है कि HF है आपके सामने क्वेश्चन में, दूसरा है H2O और तीसरा है NH3। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड है, वाटर है या फिर अमोनिया है, और आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ऐसे केसेस में क्या करें, क्योंकि इसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, ना एटम में, ना मॉलिक्यूल में, ना बॉन्ड लेंथ में। ठीक है, तो एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूं जिससे आपका क्वेश्चन एक बार में सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, ऐसे में हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट
is directly proportional to number of lone pair. ठीक है, जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे सेंट्रल एटम में, नंबर ऑफ लोन पेयर किसमें, सेंट्रल एटम, ठीक, सेंट्रल मतलब जो अकेला हो, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक भी है और ट्रिक भी है, दोनों पर ध्यान दीजिएगा। देखो ये H है और ये F है, फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और 2,7। तो अगर ये एक बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्या है, इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो ऑक्सीजन की बात करोगे एटॉमिक नंबर 8, 2,6। H2O की बात कर लो, H2O का स्ट्रक्चर लगभग ऐसा होता है या कुछ ऐसा होता है, आपने ध्यान दिया होगा, और यहाँ पर 2 लोन पेयर्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये होगा। अगला आपका NH3 है, अमोनिया। अमोनिया में आप देखिए कुछ ऐसा होता है अमोनिया आपका, और एक लोन पेयर, सिंगल लोन पेयर है यहाँ पर। क्लियर हो गया। अगर आप इसके बॉन्ड मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो आप ध्यान देंगे ये बॉन्ड मूवमेंट या डाइपोल मूवमेंट ये है, क्योंकि एक बॉन्ड है तो बॉन्ड मूवमेंट और डाइपोल मूवमेंट इक्वल होती है। यहां पर बात की जाए तो ये होगा और यहां पर बात की जाए तो ये होगा। इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये मिलेगी आपको, ठीक है, एक डायरेक्शन मिलेगी। और यहां पर देखी जाए तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या मिलेगी, ठीक, याद रखिएगा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 समथिंग होती है और इसकी 2.2, ठीक। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट किधर होगी, वो नाइट्रोजन की तरफ होगी, ठीक है। और इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे, तीनों को रिजॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्टेंट ये मिलेगा। अब द लास्ट फैक्टर जिस पर आप ध्यान नहीं देते या जिस पर बुक बात करती ही नहीं है, हम उसकी बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, इसके बेसिस पर इनको अरेंज करेंगे। बच्चों तो ध्यान देना कि जैसे कि आपने बॉन्ड मूवमेंट पढ़ा, जैसे कि आपने डाइपोल मूवमेंट पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट होता है लोन पेयर की मूवमेंट या लोन पेयर मूवमेंट, जिसको यूजुअली आप नहीं पढ़ते हो या बुक में इसका रेफरेंस कम होता है, ठीक है। तो लोन पेयर की भी अपनी एक मूवमेंट होती है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉन्ड, ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉन्ड, सारे बॉन्ड से दूर होती है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ कितने लोन पेयर हैं, 3। अगर आप वैसे देखोगे तो ये 2 बॉन्ड, 2 लोन कह सकते हैं बॉन्ड मूवमेंट से मिलकर बना है, तो आपको लगेगा कि ये सबसे ज्यादा है, ये उससे कम है और ये सबसे कम है। आपको ऐसा सोच सकते हो या ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि वेक्टर सम अगर आप करोगे तो आपको ऐसा कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। बट जो आंसर होता है वो अनएक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड क्या होता है कि HF की बॉन्ड मूवमेंट या डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा पाई गई है, H2O की उससे कम और NH3 की उससे कम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर ये एनोमली क्यों है, तो आप बहुत गौर से और बहुत ध्यान से समझें कि लोन पेयर की भी अपनी एक मूवमेंट होती है और यहाँ पर लोन पेयर की मूवमेंट, कितने लोन पेयर हैं, 3, और इनकी जो मूवमेंट होती बहुत ही डिफाइनिंग होती, बहुत ज्यादा होती है एक्चुअली। तो आप केवल एक बॉन्ड मूवमेंट में केवल एक को आप कैलकुलेट कर रहे थे, बट यहाँ पर 3 लोन पेयर हैं, उनकी आप मूवमेंट को इग्नोर कर रहे थे। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक। तो लोन पेयर जो मूवमेंट होती है वो बॉन्ड पेयर मूवमेंट से या बॉन्ड मूवमेंट से भी ज्यादा रोल प्ले करती है। तो जब आप अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे और इसको वेक्टर सम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन इधर है और इन तीनों की भी डायरेक्शन इधर है, जबकि इनको छोटे डायग्राम से बनाएगा, रोल ज्यादा है, तो इनका वेक्टर सम जो आता है वो अल्टीमेटली काफी ज्यादा आता है। यूजुअली हम लोन पेयर पर ध्यान नहीं देते, तो ध्यान देना कि बेटा ये भी एग्जैक्टली इसके बराबर होगा या इससे भी ज्यादा होगा, और तीनों को जब आप जोड़ोगे देन यू विल गेट अ बिगर डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो रही है बात। यहां पर बात करेंगे तो ये तो आपने निकाल लिया, बट ये जो लोन पेयर है इनकी भी अपनी आप में क्या है, लोन पेयर मोमेंट है जो एड अप होगी। तो जब आप इसे ऐड करेंगे देन ये भी आपका एक आंसर आएगा, बट याद रखना इससे कम आएगा क्योंकि इसमें 3 लोन पेयर है, इसमें कितने हैं, 2। यहां पर भी तीनों को निकालोगे तो ये क्या थी, इसकी डाइपोल मोमेंट, और इन तीनों के बाद ये आया और एक लोन पेयर, उसकी भी मोमेंट आप कैलकुलेट कर लो। जब आप इसको सम अप करोगे देन ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आ रही बात समझ में। फिर भी आप देखोगे कि HF की जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा आ रही है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लोन पेयर का भी अपना एक रोल होता है, और लोन पेयर ज्यादा होने से बॉन्ड मोमेंट क्या होती है, आपकी बढ़ती है, और लोन पेयर जो आपके होते हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे और उससे ऐड होके वो सीधा सीधा उसकी डाइपोल मोमेंट को बढ़ा देते हैं।
इस वजह से आप कहते हो कि HF की जो बॉन्ड मोमेंट है या उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा है इन तीनों में से। ठीक है, इसलिए आप इस ऑर्डर को जस्टिफाई कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कब डाइपोल मोमेंट जीरो हो सकती है, कब जीरो नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर 4 ऑप्शंस होते हैं, फिर आपसे पूछता है कि किसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी, किसकी नहीं होगी, किसकी ज्यादा होगी या फिर किसकी कम होगी। अब हम इस बात पर डिस्कशन करते हैं। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को भी। तो बच्चों, इससे पहले कि हम प्रॉब्लम पर आए, आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डाइपोल मोमेंट का टॉपिक पढ़ें, डाइपोल मोमेंट से पहले आपको वेस्पर थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए या हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जो डाइपोल मोमेंट का टॉपिक है ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पर। अगर आपको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की अच्छी समझ है तो आप डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से लगा सकते हो और एक भी मिस्टेक आप नहीं करोगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वेस्पर थ्योरी, वैलेंस, सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी नहीं पढ़ी है, वो पहले उस थ्योरी को अच्छे से पढ़ें और फिर हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और उस कंडीशन में आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं, समझाते हैं। देखो बच्चों, जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैं इनको 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है। पहला कि वो पोलर मॉलिक्यूल हो और दूसरा वो नॉन पोलर है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि वो पोलर है, ठीक है, देन इट मीन दैट कि उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकती, उसकी एक नेट डायरेक्शन है पोलैरिटी की या मैग्नेटिक मोमेंट की। क्लियर हो रही है बात? बट अगर वो कह रहा है कि वो नॉन पोलर है, ठीक है, तो नॉन पोलर का मतलब कोई भी पोलैरिटी नहीं है और पोलैरिटी ना होने की कंडीशन में डाइपोल मोमेंट को जीरो माना जाता है। क्लियर है यहाँ पर? अब किस तरह के मॉलिक्यूल या कैसे हम ये डिटरमाइन करें कि मॉलिक्यूल पोलर है या फिर नॉन पोलर है? ठीक, तो मैंने पहले भी कहा कि इसके लिए थोड़ी सी आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन या वेस्पर थ्योरी की, तभी आप इस पर आ सकते हो, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो देखो, पोलर मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो पोलर हैं, तो जैसे अभी हमने बात किया वाटर, हमने बात किया एमोनिया, क्लियर है, हमने बात किया HF की। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जिनमें भी लोन पेयर है, मतलब इनकी कंडीशन नंबर 1 क्या है, मस्ट हैव लोन पेयर। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर। इनके पास अगर लोन पेयर है तो कंफर्म है कि वो क्या होंगे, वो आपके पोलर मॉलिक्यूल होंगे। लोन पेयर की प्रेजेंस उनको पोलर बना देती है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है ना, एक्सेप्शंस का ध्यान देना, बहुत ही ना के बराबर होते हैं। एक्सेप्शन इसका है XeF2, xenon, सॉरी XeF4 नॉट XeF2। ठीक है, XeF2 क्या होता है बेटा, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, जिसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। क्लियर यहां तक? अब आइए समझते हैं कैसे जीरो नहीं होगी। तो आपने देखा होगा H2O के बारे में कि ये 2 लोन पेयर है, ये है H और ये है H। इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, और इन दोनों की मोमेंट की डायरेक्शन क्या, ये। तो अल्टीमेटली इसकी डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है? अगर है तो फिर ये पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल कहने का ही मतलब है कि वो डाइपोल मोमेंट पॉजेस करता है, उसकी कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट है। बिल्कुल वैसे ही NH3 की बात करो अमोनिया की, तो अमोनिया का भी आप स्ट्रक्चर जानते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगी, तीनों बॉन्ड की अलग अलग आप मोमेंट लिख दीजिए और फिर इसका जब वेक्टर सम करेंगे तो फाइनल ये आपको दिखाई देगा। क्लियर हो रही बात? तो इसकी भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसकी भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। क्लियर हो रही बात? बिल्कुल वैसे HF में आपने देखा होगा, तो जिसकी भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है उसे आप पोलर मॉलिक्यूल कैटेगराइज करते हैं, और ये कहने के पीछे लॉजिक भी यही है। ठीक, अगला एग्जांपल हम ले सकते थे H2S का, जो फ्रीक्वेंटली स्कूलों में पूछा जाता है कि H2S क्या है। तो ध्यान देना, H2S इज जस्ट लाइक वाटर, बस सेंट्रल एटम उसका सल्फर है। ठीक है, यहां पर आपने ऑक्सीजन था, वहां क्या बनाना है आपको, सल्फर, बाकी सब वही है जैसा आपने बना रखा है। ठीक है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन ये है।
हाँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर H2O है और H2S है तो किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा है। तो कॉमन सेंस से भी आप आंसर दे सकते हो। मैंने आपसे बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा पोलर होगा, कम होगा तो कम पोलर होगा। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, हाइड्रोजन की 2.2 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, जबकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम होती है ऑक्सीजन से, तो ये ज्यादा पोलर होगा। क्लियर है यहाँ तक? आपने पैटर्न भी देखा है कि ऑक्सीजन से नीचे आने पर क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली अगर वो नॉन मेटल है तो वो घटेगी। क्लियर है? तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेकंड हाईएस्ट होती है और सल्फर की उससे कम। तो ये ज्यादा पोलैरिटी पॉजेस करेगा, ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी, इसकी डाइपोल मोमेंट कम होगी। क्लियर है? अब दूसरे एंड पर हम देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट जीरो कब होगी। तो जीरो होने का सबसे पहला पॉइंट है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल हो। मॉलिक्यूल कैसा हो? अगर उसकी ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। दूसरा, नो लोन पेयर। लोन पेयर ना होने से भी ऐसा होता है। ठीक है, तो बेसिक लेवल पर तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि लोन पेयर नहीं है, सिमेट्री ज्योमेट्रिकल है, तो पक्का उसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, वो आपकी जीरो होगी। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे कि आपने देखा होगा CH4, नाम क्या है इसका, मीथेन। ठीक, मीथेन की जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो टेट्राहेड्रल होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, रेगुलर। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी डायरेक्शन होगी वो ये होगी, इसकी इसकी ये होगी, इसकी ये होगी। इन तीनों का जो सम होगा वो अपवर्ड होगा, ध्यान दीजिए, जबकि इसकी नीचे होगी। ये किधर आएगा, ऊपर और नीचे, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो डाइपोल मोमेंट क्या आ गई, जीरो। जब वो बराबर होते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। दूसरा एग्जांपल है CO2। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी आप सभी जानते हैं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। दो बॉन्ड वो एक ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, दो बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, और वो एक दूसरे के एक्सट्रीमली अपोजिट होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के एक्सट्रीमली अपोजिट होंगे। तो ऐसे केस में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 3.5 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4, इसकी 3.5। तो कॉमन सेंस है कि बॉन्ड मोमेंट इधर होगी और इसकी बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी। इक्वल एंड अपोजिट, यहां पर मामला क्या हो गया भाई, इक्वल है एंड अपोजिट, तो एक दूसरे को बराबर बराबर कैंसिल करेंगे और डाइपोल मोमेंट हो जाएगी जीरो। इजी। बिल्कुल इसी तरीके से आप डिस्कस कर सकते थे CCl4 को, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होती है, बिल्कुल मीथेन की तरह, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है बॉन्ड मोमेंट का। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बनाते समय आप इस बात का ध्यान देंगे कि एरो की डायरेक्शन क्या होगी, वो क्लोरीन, दैट इज 3.0 एंड इज 2.4। ठीक, तो इन तीनों का अगर आप सम करेंगे तो वेक्टर सम आएगा डाउनवर्ड, जबकि ऊपर वाले क्लोरीन का वेक्टर सम क्या आएगा, या सिंगल है तो ऊपर आएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट पाए जाएंगे, और इसलिए इनकी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इजी। तो आसानी से आपने देखा कि आप डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं जो आपको लगेंगे कि डाइपोल मोमेंट जीरो है, बट वो जीरो नहीं होंगे, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कवर हो जाए। आइए मैं कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की हम बात करने वाले हैं जो देखने से लगेंगे सिमेट्रिकल है, बट उनकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। ठीक है, समझते हैं। जैसे कि मान लो आपको दे दिया गया CHCl3, ठीक है, या CH2Cl2, क्लियर है, या आपको दे दिया गया CH3Cl। देखने में आपको लगेगा कि ये सिमेट्रिकल होंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑप्ट करेंगे, बट ऐसा होगा नहीं। या आपको दे दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड जैसा लग रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। या फिर आपको दे दिया गया PH3, ठीक है,
तो ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं सब के सब एक तरीके से आपके पोलर हैं, क्योंकि इनके डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। क्यों, समझते हैं। अगर आप इसको बनाओगे तो आप टेट्राहेड्रल ही बनाओगे, एक पोजीशन पर हाइड्रोजन होगा और बाकी पोजीशन पर होंगे क्लोरीन। ठीक, आपको पता है क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, इधर भी ये होगी और इधर भी ये होगी। इन तीनों का वेक्टर सम अगर आप देखो तो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 और कार्बन की है 2.4, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन या बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो डाउनवर्ड होगी, कम होगी बट, और इन दोनों का सम होके क्या होगा, एक बड़ी डायपोल मोमेंट आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपको टेट्राहेड्रल लग रहा है, बॉन्ड मोमेंट 0 लग रही है, बट 0 बिल्कुल भी नहीं होगी, काफी अच्छी खासी डायपोल मोमेंट मिलेगी। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही CH2Cl2 के साथ होगा कि टेट्राहेड्रल आप बनाएंगे, थोड़ा बहुत इर्रेगुलर होगा, ठीक है। किन्हीं दो पोजीशन पर आप क्लोरीन को पुट करेंगे, किन्हीं दो पोजीशन पर आप हाइड्रोजन को पुट करेंगे। क्लोरीन की तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी और यहाँ पर कार्बन की तरफ होगी। आपको पता है कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक। तो इन दोनों का अगर आप ध्यान से देखो तो इनके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये आ रही है और इन दोनों को आप देखो तो ये आ रही है। सो अल्टीमेटली जब आप इनका सम करोगे देन हियर यू विल गेट अ बिगर डायपोल मोमेंट एज कंपेयर टू देम। तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। चारों एटम जब तक सेम नहीं होंगे कार्बन के क्रॉस, डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, अगर 4 एटम सेम है तो डायपोल मोमेंट 0 होगी, चारों सेम नहीं है तो 0 होने का कोई चांस नहीं है, ठीक। इस मॉलिक्यूल को भी चलिए देखते हैं। आप सल्फर को जानते होंगे, एटॉमिक नंबर 16 दैट इज 286, ठीक। अगर सल्फर ने ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाए तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4 होंगे। इज दिस क्लियर? लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन आपके बचेंगे और वो बनेंगे लोन पेयर, ठीक है। तो यहां पर आपको लगेगा कि ये सिमेट्रिकल है, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक पोजीशन ऑक्युपाई करता है यहां पर आपका लोन पेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे इनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो ये होगी, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो ये होगी, और इसकी डायरेक्शन ये होगी। बट ध्यान देना कि ये तीनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं। अब आप कहोगे सर ये लोन पेयर वाला गया है, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि लोन पेयर मोमेंट इज आल्सो अ फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द डायपोल मोमेंट वेरी मोस्ट, ठीक है। तो 0 नहीं होगी क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, ठीक है। सिमिलरली कोई कहता है कि SO3, ध्यान से समझना इस बात को, तो 0 होती। कैसे? वही सल्फर और ये ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता। कैसा बनता? ट्रायंगुलर प्लेनर। इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन ये। अगर आप इन दोनों को एक बार में रिजॉल्व करते तो इनका डायरेक्शन आपको ये मिलती। ध्यान दीजिए कि ये ऊपर वाला बॉन्ड ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो 0 क्लियर है यहाँ पर? तो आप हमेशा ध्यान रख देंगे कि यहाँ पर ये क्या आ रहा है 0, जबकि SO2 की 0 नहीं आ रही है, ठीक है। लास्ट एक मॉलिक्यूल और देख लेते हैं, PS3 बोनस। तो दिस इज PH3। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, दैट इज 2, 8 and 5, ठीक। आप फास्फोरस बनाइए और 3 हाइड्रोजन, बट ध्यान रखिएगा कि 3 बॉन्ड बना रहा है तो एक लोन पेयर भी होगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। फास्फोरस और ये, तो ऐसे केस में ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा होगा, और ऐसे केस में इसकी जो बॉन्ड मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो कुछ इस टाइप की होगी। क्लियर है आपको? इनका सम इसको इनहेंस कर देगा और नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी आपकी, वो 0 नहीं होगी। आई होप कि आपको डायपोल मोमेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो भी बुक आप यूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को लगाइए, ठीक है। एग्जाम से इसके बियॉन्ड कुछ चीजें ही पूछी जाती हैं, तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे वो आपके लिए बेटर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। इसके अलावा जो भी मॉलिक्यूल ऐसे आते हैं जिनके बारे में आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे कमेंट में भी लिख सकते हैं। होपफुली सेम डे मैं आपको उनके आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।